नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। राणा पुंजा भील जयंती कार्यक्रम निम्बाहेड़ा, उदयपुर संभाग के दिग्गज भील नेता हुए शामिल। 5 अक्टूबर राणा पुंजा भील जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि डूंगरपुर से पूर्व विधायक भारतीय ट्राइबल पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कटारा, मुख्य वक्ता भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगीलाल नीनमा, उदयपुर बीटीपी जिला अध्यक्ष हीरालाल पारगी, कुलदीप राठौड़ सरपंच दरियाबाद, विजयपाल कटारा सरपंच कोटड़ा बांसवाड़ा, छात्र नेता जय सिंह जोड़िया कुशलगढ़, प्रमोद भील कुशलगढ़, अनिल मैड़ा बांसवाड़ा, उदयपुर लोकसभा प्रत्याशी रहे BL छानवाल एवं राणा पुंजा भील वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष राजू भील निम्बाहेड़ा, उपाध्यक्ष मुकेश भील नयाखेड़ा, उपाध्यक्ष उदयलाल भील खैराबाद, सचिव उदयलाल भील भावलिया। बाहर से पधारे अतिथियों को राणा पुंजा भील की तस्वीर सुनील चौहान भील निम्बाहेड़ा द्वारा भेंट की गई। इस अवसर पर समाजसेवी रामचंद्र कबाड़ी नयाखेड़ा, समाजसेवी नारायण भील खारा, दिनेश भील मांगरोल, शांतिलाल भील अरनोदा, सुरेश भील भावलिया, लक्की भील करथाना, शांति भील सांगरिया, शंभू भील बोरखेड़ी, सुरेश भील नयाखेड़ा, सुरेश भील खैराबाद, दाडम भील खैराबाद, देवीलाल भील खैराबाद, भेरूलाल भील खैराबाद आदि भील समाजजन मौजूद रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष सादा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगर पालिका अध्यक्ष का साफा पहनाकर एवं राणा पुंजा की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता बंटी पारख, बंसीलाल राइवल, शमसू कमर आदि मौजूद रहे। राणा पूजा जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम मेहमानगण, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे, कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ जिले के तमाम जो अगवा समाज के गमेती, समाज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों, समाज की माताओं बहनों, समाज के युवा साथियों, मैं देवेंद्र कटारा डूंगरपुर से हूँ। वो हिंदी में बोलो तो ठीक लागेगा, कैसे वागड़ी में बोलो ठीक लागे, जरा मैं बड़ा समझ नहीं आ रहा, ऐसा भी बात करूं हिंदी में। तो मैं अपनी बात हिंदी भाषा में रखता हूं। आज मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ी खुशी है कि आदिवासी समाज, भील समाज अपने पूर्वजों को याद करते हुए आज इस जजन पे, इस मंच पे इकट्ठा हुआ है। ये समाज लड़ाकू है, इस बात से कोई परहेज नहीं, गुरेज नहीं, क्योंकि हम राणा पुंजा के वंशज हैं। और राणा पुंजा इस देश के पहले राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की जनता के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने काम किया था। अगर इस देश में कोई बुरी राजनीति का अगर जानकार था, वो थे महाराणा भील राणा पुंजा। हम उनकी वंशज हैं, हम उनके उत्तराधिकारी कहो, हम उनके आने वाली पीढ़ियों के लोग हैं। आज में इस अवसर पर हम थोड़ा सा हमारे भीलों के इतिहास में जाएंगे। हम समझेंगे कि जिस तरह से आजादी के पहले ये भील समाज अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करता था, एक स्वतंत्र और आजादी जीवन जीने के लिए संघर्ष करता था, आज आजादी के बाद हमारा हिस्सा क्या हुआ है आपको मालूम होगा। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, सब जानते हैं, सब जानते हैं। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान में कहा गया कि जिसकी जितनी आबादी है उसको इतना हिस्सा आरक्षण का मिलना चाहिए।
संविधान आपको 1950 में अधिकार दे रहा है। और राजस्थान की सरकार 4 जुलाई 1970 को पहला आरक्षण का सर्कुलर जारी हुआ है। कितने साल बाद? 21 साल बाद। और वो भी पुलिस की भर्ती में 9% आरक्षण और सिविल सेवाओं में, अन्य सेवाओं में आपको 11% आरक्षण दिया। आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद आपको अपने नौकरियों में जाने के लिए, राष्ट्रीय सेवाओं में जाने के लिए 21 साल तक इंतजार करना पड़ा। अर्थात आप 21 साल नौकरियों में पिछड़ गए, अन्य समाजों से आप बराबरी नहीं कर पाए। दूसरा सर्कुलर जारी होता है। और प्रमोशन में आपको बताता हूं, तो 1972 में पहली बार राजस्थान में एसटी समाज को 5% आरक्षण दिया गया। और एक तरफ से ये कहते हैं हमने आदिवासियों के लिए, दुनिया भर की भीड़ों के लिए दुनिया भर की योजना बना दी, लेकिन वो 25 साल 21 साल तक हमारे साथ अन्याय हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? 25 साल तक आपको नौकरियों से वंचित रहना पड़ा, आपको कोई हक नहीं था नौकरी करने का। वो व्यवस्था हमारे साथ थी, वो खामियां आज भी हमारा आदिवासी भील समाज भुगत रहा। अगर हमारे बाप दादा पहले नौकरी लगे होते तो उनकी औलादें आज उस कंपनी का मुकाबला कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमने भील समाज में जन्म लिया और हम अन्याय के शिकार होते गए। आज यहाँ का भील समाज मांग रहा है हमारा 6% आरक्षण हो, पृथक से आरक्षण हो, पृथक से व्यवस्था हो, कहता है। लेकिन कोई सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है, वो भी नहीं सुनने वाली है, और आने वाली या गई वो भी सुनने वाली नहीं है। ये आपकी एकता ही आपको यह अधिकार दिला सकती है। अगर आपकी एकता मजबूत है तो नेता हाथ जोड़ते जोड़ते, पार्टियां हाथ जोड़ते जोड़ते भीलों के घरों में आएंगे। अगर तुम्हारी एकता नहीं रही, अभी मैं मंच पर देख रहा हूं एक कार्यक्रम भीलों का, और दो बार अध्यक्ष, दो बार मुख्य अतिथि, पता नहीं और कितना आने वाले समझ में नहीं आ रहे। तो हमारा समाज ऐसे ही बढ़ता है। हमें हमारे समाज को कुछ देना है, अगर दिलाना है तो हमें वो ताकत दिलानी होगी कि हमारा समाज सर्वोपरि है, राजनीति दलवाद में। अगर राजनीति करनी है तो बाहर जाकर के करिए, समाज की जाजम पे केवल समाज के उत्थान के लिए बात होगी, समाज के आगे बढ़ाने के लिए बात होगी, समाज के साथ अन्याय हो रहा है उसको रोकने की बात होगी, समाज को संगठित करने की बात होगी। साथियों, आज इस क्षेत्र में हम देखते हैं जब लंबे समय से हमारा समाज नौकरियों में पिछड़ा, शिक्षा में पिछड़ा, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, और पढ़ने के बाद आज भी हमारा राजस्थान तो यह है, अगर कोई बच्चा कहीं अगर मट्टी को भी हाथ छू लेता है तो वहां पर भी उसकी हत्या हो जाती है। हाल है वो किसी भी समाज का हो, लेकिन है तो इंसान। आज अन्यायपूर्ण व्यवस्था, ये व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, आपने हमारे वागड़ी में कहावत है, मॉडल देंगे व्यवस्था था, असल कपड़े पहनते हैं, असल अगर मान लो रुपाव है इन्हें बड़ा इज्जत है, गाड़िया सौतेला में इन्हें कोने ने गाड़ दो। और आदिवासियों के साथ नहीं हो रहा है। आदिवासी खेतों में रात दिन मेहनत करता है, 1 घंटे 36 टन पैदा करता है, पत्थर जैसी जमीन को छीन के अनाज पैदा करता है। जितने भी काम धंधे हैं, मेहनत का शारीरिक श्रम आदिवासी करता है, और उसके साथ में जो आज उसकी हालत जो है उसके लिए जिम्मेदार कहीं कहीं ये शासन व्यवस्था है। हमारे साथ अन्याय यहाँ हो रहा है। मजदूरी में देखिए, मजदूरी में भी हमको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही है। हमारे लोग आज बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर नौकरियों में भी आजकल तो पेपर की 5 लाख रुपये हो, 10 लाख रुपये हो तो पेपर मिल जाता है, और वो बिना पढ़े पास हो जाता है। आपके बच्चे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है तो आपके पास पेपर नहीं आने वाला, पास नहीं हो पाओगे। ये हाल हमारे आदिवासियों के है। साथियों, जिस तरह से हमारे साथ में
मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूं, वहां 45 साल बाद आजादी के, यानी कि 1970 में 50 में संविधान लागू हुआ और 1995 में वहां पर टीएसपी क्षेत्र में रिजर्वेशन मिला 45%। कितने साल बाद? 45 साल बाद। तो आप देखिए 45 साल बाद वहां अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो वहां का आदिवासी कितना पिछड़ा होगा, आप बताइए। और आपके यहाँ तो वो भी नहीं मिला। आपका हक है, पता नहीं कहां जा रहा है, आपको पता नहीं है। यह आरक्षण की व्यवस्था है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, लेकिन आपके साथ में बारी बारी से दूसरी बातों में उलझा करके आपका वोट तो हासिल कर लेते हैं। हमको वोट लेना नहीं आना यहाँ पे, लेकिन आपको कह रहे हैं कि आपकी एकता इतनी मजबूत कीजिए कि पीछे पीछे जितने भी है नेता है वो भीख मांगते हुए आपके पीछे पीछे आए, वो हाथ कर दीजिए तो आपका बड़ा होने वाला है, बाकी नहीं होने वाला। और अगर कोई मेरे जैसा दलाल आए और आपको कहे किसको वोट देना, तो उसको कहना कि तेरे को जूते खाने हैं, मेरे पास आना, नहीं तो मेरे हक की बात कर, मेरे अधिकार की बात कर, मेरे आरक्षण की बात कर। क्या आरक्षण मेरे को दिला रहा है? क्या आरक्षण मेरे को दिला रहा है? क्या? फिर मेरे से बात कर। ये आप अगर मान लो सवाल करना सीख जाओगे, आपके पास कोई वोट देने नहीं आएगा। ये जरूरी है, क्योंकि आप 5 साल में एक बार वोट के शिकार हो जाते हैं और शिकार होने के बाद 5 साल तक हमारे साथ अन्याय होता है। हम चाहते हैं हमारा हक मिले। हम आपको कह रहे हैं कि आप संगठित मजबूत बनाइए कि आपका यहाँ पर जो आपका पृथक आरक्षण की मांग है, उस मांग के लिए हम कंधे से कंधा, डूंगरपुर की जनता आपके साथ खड़ी है और आप जब भी बुलाओगे हम यहाँ आएंगे और आपके आरक्षण में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आज हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास माइंडसेट नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े धंधे नहीं है, हम लोग को वह धंधे खोल करके हम जीत नहीं पाए। हमारे पास अगर कोई नौकरी लगने का आधार है तो वो आरक्षण है। साथियों, ये तो आरक्षण की बात हुई। साथ साथ में संसाधन की बात कहता हूँ, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र अगर होगा, स्पेशल जोन होगा, उपयोजना क्षेत्र होगा, आपके यहाँ पर जितने भी 50% से ज्यादा आदिवासियों की आबादी है, पीड़ों की आबादी है, इनको टीएसपी क्षेत्र घोषित कराना पड़ेगा, तो जाकर के सीधा बजट आपके नाम का आपकी पंचायत में आएगा और आपके पास बजट आएगा तो आपका विकास होगा। इसलिए हम आपकी इस बात से भी समर्थन करते हैं कि जहां जहां पर हमारी भीड़ आबादी चाहे कोई भी हो, लेकिन 50% से ज्यादा है तो वो क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र में जाना चाहिए और टीएसपी क्षेत्र की तमाम सुविधाएं इसको मिलनी चाहिए। जिस तरह से टीएसपी क्षेत्र में भीड़ों के उत्थान के लिए हर जगह हॉस्टल है, उनके लिए अलग से आवासीय विद्यालय भी है, इसी तरह से यहाँ पर हर भीड़ आबादी में कम से कम सरकारी स्कूल हो, हॉस्टल हो, हमारा बच्चा 25 हॉस्टल में रह करके पढ़े, आगे बढ़े। ये व्यवस्था करना जरूरी है और ये तभी होगी तुम्हारी जागरूकता होगी, ये तभी होगी जब तुम्हारी एकता होगी। और तुम्हारी एकता नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। साथियों, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज कम से कम हमारा समाज हमारे पूर्वज को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ। 4 साल पहले तो हम पूर्वज को याद करने नहीं इकट्ठे होते, हम जरूर गरबा खेलने जरूर चले जाते थे, दूसरा काम करने जरूर चले जाते थे, लेकिन आज विजयदशमी के रोज आज आप एक राणा पूजा जयंती मना रहे हैं, वो बड़ा खुशी का माहौल है। और मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि बड़ा धूमधाम से आपने जुलूस निकाला, आपने खूब नाचा कूदा, आपने राणा पूजा को याद करते हुए, राणा पूजा भीड़ को याद करते हुए आपने बड़ा आनंद दिया। ये बड़ी खुशी का विषय और हमें इनके आदर्शों पर चलने के लिए और उनके सम्मान में हमको उनके नीतियां थी, उनके पीछे उनके नीतियों पर चलने के लिए हमको आगे आना होगा। जिस तरह से उन्होंने राणा पूजा ने किसी भी तरह से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, आप भी, मैं आपको ये कहूंगा, आज सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा अगर जन्म जयंती हम मना रहे हैं तो यही है कि हम किसी के गुलाम नहीं रहे, हम किसी के अधीन नहीं रहे, हम आजाद रहने वाले लोग हैं। हमारे पर किसी का शासन अगर गलतियों से अन्यायपूर्ण
शासन होगा तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। वो ताकत आपने पैदा करनी होगी। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए क्योंकि मन से इशारा हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके हक की लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको आगे की जाने की जरूरत है। अभी एक और हमारे देश में बहुत बड़ा माहौल चल रहा है, आदिवासियों को बांटने का काम। आपने देखा होगा अभी एक डीलिस्टिंग का प्रोग्राम चल रहा है। डीलिस्टिंग क्या है? डीलिस्टिंग यह है कि इस देश में जितने भी संविधान की 5 और 6 अनुसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को खत्म करने का मामला चल रहा है। जब ये बांटने का काम कर रहे हैं, हमारा आरक्षण जाति आधारित है, कोई धर्म के आधार पे नहीं है। हमारे लोगों को धर्मों में बांट कर आज आप देखते हो इस देश में जम्मू एंड कश्मीर का आदिवासी मुसलमान बन गया, पंजाब का आदिवासी सिख बन गया, महाराष्ट्र का आदिवासी जैन बन गया, उधर सब पूरे भारत का आदिवासी ईसाई बन गया। हम लोग धर्मों में बढ़ते जा रहे हैं, जबकि हमारा जो अधिकार मिले है वो जात के आधार पे मिले, समाज के आधार पे मिले। हमारी पहचान हमको बनानी होगी। आज यहाँ पर हम देखते हैं लिम्बाहाड़ा का एक भी आदिवासी, आज अपने आप में हम आदिवासी कहते हैं, लेकिन एक भी आदिवासी आज आदिवासी नहीं है। यहाँ बैठे हैं वो भी मैं कहता हूँ हमारा कोई भी आदिवासी नहीं बचा। कैसे कि हम आदिवासी धर्मभूमि, हम लोग इस धरती पर पहले आने वाले लोग हैं, लेकिन हम अपने आप में कोई ईसाई दिख रहा है, कोई मुसलमान दिख रहा है, कोई सिख दिख रहा है, कोई जैन दिख रहा है और कोई हिंदू दिख रहा है। आपको मालूम होगा तो ये हम लोग हमारा आदिवासियत पे, हम आदिवासियत पे जिंदा रहना चाहते हैं। हमारे आदिवासियों की एकता बने। अगर हम लोग बढ़ गए तो हमारा नुकसान होगा, और अगर हम लोग संगठित हो गए तो हमारा भला होगा। आज आखिर में हमारे इस देश में आदिवासियों के हालात जो बनते जा रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपकी एकता होगी आपका सम्मान होगा, अगर आपकी एकता नहीं तो आपकी सम्मान नहीं होगा। मैं इतना ही कहते हुए मैं 2-4 नारे आपको बोलूंगा। जय जोहर का नारा है, माता बहनों, जय जोहर का नारा है तो भारत देश हमारा है। आप जवाब दें। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। एक तीर एक कमान, अरे एक तीर एक कमान। जय जोहर, जय आदिवासी।